एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स की, जिसके अंदर हम स्ट्रेन इन बॉन्ड एंगल एंड टॉर्शनल स्ट्रेन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है या फिर स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल क्या होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है वो अपनी मोस्ट स्टेबल एनर्जेटिकली फेवर्ड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन के अंदर है ना प्रेफर करता है, जिसके अंदर उसकी बॉन्डिंग के अंदर जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है और जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है वो मिनिमम होता है। तो जब नॉर्मल बॉन्ड एंगल के अंदर थोड़ा सा भी अगर डेविएशन आता है उसके बॉन्ड एंगल में, तो वो मॉलिक्यूल है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो इंक्रीज़ हो जाती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को ये फोर्स किया जाए कि वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, तो इसकी वजह से उनके जो इंटरनल एंगल होता है उसके अंदर डेविएशन आता है, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन है वो एग्जिस्ट करता है। और अब इस तरीके से बने हुए मॉलिक्यूल को हम स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जो स्ट्रेन होता है बॉन्ड एंगल में उसे हम बेयर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, और बॉन्ड एंगल के अंदर जो डेविएशन आता है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दो फॉर्मूलाज से। तो डेविएशन इन बॉन्ड एंगल का जो फॉर्मूला है वो है अल्फा इज इक्वल टू हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस एक्चुअल बॉन्ड एंगल। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हाफ 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 2 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई एन इंटू 90। यहाँ पर जो ये एन है ये शो करता है नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग्स को। अगर ये जो अल्फ़ा है अगर ये ज़ीरो या नेगेटिव हो तो इसका मतलब जो रिंग है वो स्टेबल है, और अगर ये अल्फ़ा पॉजिटिव हो इसका मतलब रिंग है तो अनस्टेबल है। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स के अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक स्मॉल हेटेरोसाइकिल्स होता है, जैसे कि सबसे पहले हमने एक सैचुरेटेड सिस्टम लिया, इसके अंदर अगर हम एक ही CH2 को रिप्लेस करके यहाँ पर कोई भी एक हेटेरो एटम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि जो कार्बन से कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है या बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है कार्बन और किसी हेटेरो एटम्स के बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है उससे। तो अब हम देखते हैं कि जो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स होते हैं जैसे कि 3 या 4 मेंबर रिंग, उनके अंदर जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल के अंदर डेविएशन आता है वो भी ज़्यादा होता है और रिंग है वो मोस्टली स्ट्रेन्ड होती है। अगर हम इसी के अंदर जो ऑलरेडी रिंग स्ट्रेन्ड है उसके अंदर और ज़्यादा अगर कोई अनसैचुरेशन ऐड कर दें उस स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स के अंदर, तो उसके अंदर जो एंगल स्ट्रेन है वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स के अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन किस तरीके से वर्क करता है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो जो 3 मेंबर रिंग है उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल डेविएशन होता है वो मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ये बॉन्ड एंगल के अंदर जो डेविएशन वो कम होता जाता है, और सबसे कम होता है 5 मेंबर रिंग के अंदर। तो हम जनरली बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो 3 और 4 मेंबर रिंग के अंदर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट होता है, जबकि इट इज़ लेस सिग्निफिकेंट इन 5 एंड 6 मेंबर रिंग। किसी भी स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स के अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पाया जाएगा तो उस रिंग की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए नॉर्मल रिंग हेटेरोसाइकिल्स की तुलना में इनमें जो रिएक्शन होती है वो जल्दी होती है और इनकी रिंग है वो जल्दी ओपन हो जाती है, और ये मोस्टली एडिशन रिएक्शन देती है। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ये 4 स्ट्रक्चर बनाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 3 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स रिंग है, ये 4, 5 और 6 मेंबर। अगर हम इनको कंपेयर करें इनकी रिएक्टिविटी के थ्रू तो हम देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी है वो फर्स्ट जो रिंग है हेटेरोसाइकिल्स रिंग है उनकी सबसे ज़्यादा होगी, और ये जो केमिकल रिएक्शन है वो भी बहुत जल्दी शो करती है। उसके बाद में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यही अगर हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। जो स्टेबल होएगी वो होगी 4, जो लगभग बराबर होगी या थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होगी थर्ड से, उसके बाद में सेकंड और उसके बाद में फर्स्ट। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो भी रिंग के साइज पर डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स के अंदर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम कुछ एक फैक्टर के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IR स्पेक्ट्रा की। इसके अंदर क्या होता है, जो IR स्पेक्ट्रा के अंदर CH स्ट्रेचिंग या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये हम 3 एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर है एजेरिडीन, थायरीन और ऑक्सीरिन। इनकी जब हमने IR स्पेक्ट्रा देखा
तो ये था 3047, 3048 और 3052। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं जैसे जैसे इन रिंग के अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होती जाती है। अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रेन हो तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जो स्मॉल रिंग होती है उसके अंदर एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं सी एच बॉन्ड के अंदर। एस कैरेक्टर के इंक्रीज होने की वजह से जो बॉन्ड है वो शॉर्टर होता जाता है और जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जाती है। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं 2H एसिडिन और ए साइक्लिक इमीन के थ्रू। इसके अंदर क्या होता है, जब हम C डबल बॉन्ड N की जो फ्रीक्वेंसी है वो देखते हैं तो यहाँ पर आती है 1800 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर इसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पाया जाता है, जबकि ए साइक्लिक इमीन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर होती है 1680 के बराबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं NMR स्पेक्ट्रा की। NMR स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, जो जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होगा उसकी जो कपलिंग कांस्टेंट यानी जो J की वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए। इसके अंदर अगर हम J यानी कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू देखेंगे वो सबसे ज़्यादा है 176 हर्ट्ज फर्स्ट वाले के अंदर। जैसे जैसे इनका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो कम होता जाता है वैसे वैसे इनकी जो J कपलिंग की वैल्यू है वो भी कम होती जाती है, इसलिए सेकंड वाले की होगी 168 हर्ट्ज और थर्ड वाले की होगी 132 हर्ट्ज। लेकिन अगर हम यही 3 मेंबर रिंग को 4 मेंबर रिंग के साथ में कंपेयर करते हैं तो 4 मेंबर रिंग के अंदर कपलिंग कांस्टेंट यानी J की वैल्यू है वो 3 मेंबर रिंग से कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर है वो है कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल्स में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के कारण रिंग बॉन्ड के ऑर्बिटल में डीहाइब्रिडाइजेशन होकर अतिरिक्त p कैरेक्टर आ जाते हैं। इस प्रकार रिंग डबल बॉन्ड के समान बिहेव करने लग जाता है। तो अगर कोई स्मॉल रिंग कॉन्जुगेटेड है कोई पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ में, तो स्मॉल रिंग की जो p लाइक ऑर्बिटल है उनकी डबल बॉन्ड पाई ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग के कारण जो कॉन्जुगेशन है वो ट्रांसमिट होगा स्मॉल रिंग से उस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ। कॉन्जुगेटिव इफेक्ट में इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें जिसके अंदर इस मॉलिक्यूल के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो अपीयर होगी हायर वेवलेंथ की तरफ ड्यू टू कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, जिसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर होगा वो होगा बेसिसिटी। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे बेसिसिटी है वो कम होती जाती है। बेसिसिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है ए साइक्लिक सेकेंडरी अमाइन और इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है एजिरिडीन से, क्योंकि जो एजिरिडीन है उसके अंदर रिंग होने की वजह से बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। तो इसी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होने की वजह से एस कैरेक्टर भी इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से जो लोन पेयर है वो और ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में आ जाते हैं और प्रोटोनेशन हेतु कम अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ए साइक्लिक सेकेंडरी अमाइन। इस वजह से जो ए साइक्लिक सेकेंडरी अमाइन है वो ज़्यादा बेसिक है एजिडिन से। अब हम बात करते हैं फाइनल फैक्टर पिरामिडल इन्वर्जन के बारे में। तो पिरामिडल इन्वर्जन होता है वो नाइट्रोजन एटम की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इसे टेट्रावेलेंट कार्बन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन है उसकी रिंग फ्लेक्सिबल होती है जिसके कारण रिंग में अतिरिक्त कॉन्फर्मेशनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये होती किस कारण है, क्योंकि रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन एटम जुड़ा हुआ है उसके साथ में कोई हाइड्रोजन या कोई भी सब्सटेंट ग्रुप ऐड रहता है, तो उसकी वजह से अब हम पिरामिडल इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमने 2 कंपाउंड लिए, अमोनिया और एजिडिन। अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन के साथ में सब्सटेंट लगे हैं वो सभी हाइड्रोजन हैं, जबकि एजिडिन के अंदर एक रिंग लगी हुई है। तो अगर हम बात करें एजिडिन के अंदर जो पिरामिडल इन्वर्जन होगा वो अमोनिया के कंपैरिजन में लो होगा, कि पिरामिडल इन्वर्जन डिपेंड करता है एनर्जी बैरियर और किस तरीके के नेचर के सब्सटीट्यूएंट ऐड हैं। तो अगर हम इन दोनों के कंपेयर की बात करें तो अमोनिया जो है वो ज़्यादा पिरामिडल इन्वर्जन शो करेगा, जबकि एजिडिन के अंदर ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बैरियर होगा वो लगभग 72 किलो जूल पर मोल है, जबकि अमोनिया के अंदर जो एनर्जी बैरियर है वो लगभग 24 to 25 किलो जूल पर मोल है। अब इसके अंदर जो एजिडिन होता है इसके अंदर जो इतना हाई एनर्जी बैरियर है वो होता है इसकी हाईली स्ट्रेन्ड ट्रांजिशन स्टेट के कारण। तो इस तरीके से जो पिरामिडल इन्वर्जन की जो शो करने की प्रॉपर्टीज़ है वो एजिडिन के अंदर कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। नेक्स्ट जो टॉर्शनल स्ट्रेन है
उसका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।